The Arab world is outraged over the Israel-Hamas war. दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इसराइल हमास वॉर में हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लगातार सामने आ रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले लेबनान में हुए पेजर अटैक और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से हिजबुल्लाह ग्रुप पहले से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है और आज कहीं ना कहीं वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक सेंट्रल फिगर बनता जा रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में पिछले कई महीनों से चल रही हमास वर्सेस इसराइल वॉर में अब हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो चुकी है। यहाँ इसराइल हिजबुल्लाह को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए उसके ठिकानों पर रिगरेसली अटैक कर रहा है और इसराइल का हिजबुल्लाह को हल्के में ना लेना सेंस भी बनाता है, क्योंकि आज की डेट में हिजबुल्लाह की ताकत कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री पावर लेबनान कंट्री से भी ज्यादा स्ट्रांग है और वहाँ की पार्लियामेंट में इसकी वीटो किसी दूसरी पार्टी से काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। यानी लेबनान में रहते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन लेबनान कंट्री से ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है और इन्हीं सब वजहों के चलते हिजबुल्लाह की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अ स्टेट विद इन अ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी सिचुएशन में हर कोई ये जानना चाहता है दोस्तों कि आखिर ये हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसराइल इसके पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा हुआ है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम हिजबुल्लाह के ओरिजिन की बात करेंगे, हम हिजबुल्लाह के इतने पावरफुल बनने की इस जर्नी में मौजूद बहुत से इंसिडेंट की बात करेंगे जो मिडिल ईस्ट में चल रहे आज के कॉन्फ्लिक्ट से भी जुड़े हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके सामने मिडिल ईस्ट की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखेगी, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स अर्ली स्टार्ट। दोस्तों हिजबुल्लाह की हिस्ट्री पर जाने से पहले एक नज़र लेबनान की ज्योग्राफी पर डाल देते हैं, जिससे आपको आगे आने वाले इंसिडेंट्स के एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों लेबनान मिडिल ईस्ट रीजन का एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 55 लाख है। साइज के हिसाब से लेबनान इसराइल से भी छोटा एक देश है और अगर इसके बॉर्डर्स की बात की जाए तो इसका पूरा नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन 394 किलोमीटर का बॉर्डर सीरिया से और वेस्ट में 225 किलोमीटर का पूरा छोर मेडिटेरेनियन सी से लगता है, जबकि साउथ में लेबनान इसराइल के नॉर्दर्न हिस्से के साथ अपनी 120 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों लेबनान का इसराइल के साथ लगा यही 120 किलोमीटर लंबा बॉर्डर हिजबुल्लाह के राइज का सबसे बड़ा कारण बना है और कैसे, आइए अब वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हिजबुल्लाह की शुरुआत कब हुई इसकी एक्चुअल डेट की जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन 1970s में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिनके कलेक्टिव इम्पैक्ट ने हिजबुल्लाह को एस्टैब्लिश करने का काम किया। इनमें सबसे पहला इंसिडेंट था 1975 के अराउंड साउथ लेबनान में शुरू हुआ अमल मूवमेंट। अमल मूवमेंट का मतलब था दोस्तों उम्मीद का आंदोलन, और दरअसल हरकत अमल एक पॉलिटिकल पार्टी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस मूवमेंट को शुरू किया था और इस पार्टी के लीडर का नाम था मूसा अल सद्र। मूसा ईरान में पैदा हुए थे और 25 साल तक ईरान में ही रहे और बाद में उन्होंने लेबनान में एक पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश की और एक शिया लीडर बनकर लेबनान में अमल मूवमेंट के जरिए ईरान और लेबनान के शिया मुस्लिम्स के बीच रिलेशनशिप को मजबूत करने की शुरुआत की, जो आगे चलकर हिजबुल्लाह के एस्टैब्लिशमेंट में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बना। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि आखिर मूसा को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिसकी वजह से उन्होंने ईरान से निकलकर लेबनान के शियाओं के लिए एक मूवमेंट शुरू। देखिए दोस्तों 1960s के दशक तक लेबनान एक क्रिश्चियन मेजोरिटी वाला देश था और तब लेबनान में लगभग 53% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की थी और 44% मुस्लिम की। और दोस्तों इस 44% मुस्लिम पॉपुलेशन में भी ज्यादातर लोग यहाँ सुन्नी ही थे और ऐसे में लेबनान में मौजूद शिया मुस्लिम्स का ग्रुप सोशली, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली काफी वीक था। लेबनान में ना ही कोई इनकी आवाज सुनता था और ना ही इनका कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव था। और ऐसी सिचुएशन में 1970s में मूसा की लीडरशिप में शुरू हुए अमल मूवमेंट ने पहली बार लेबनी शिया मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन को मजबूत करने का काम किया। लेकिन एक लिबरल मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ अमल मूवमेंट जल्द ही वायलेंट और मिलिटेंट एक्टिविटीज में बदल गया और ऐसा होने के दो बड़े कारण थे। पहला शिया मेजोरिटी वाले ईरान में हुआ सक्सेसफुल इस्लामिक रेवोल्यूशन और दूसरा इसराइल का लेबनान पर किया गया इन्वेजन। और दोस्तों ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात की जाए तो इसमें 1979 में अयतोल्ला खुमैनी ने पूरे अरब वर्ल्ड में इस्लामिक रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी, जिससे न केवल रेडिकल इस्लामिक घड़ों का उदय हुआ बल्कि शिया कम्युनिटी जो हिस्टोरिकली इस्लाम में मार्जिनलाइज कम्युनिटी रही थी वो भी अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए खड़ी होनी शुरू हो गई, जिसका असर लेबनान पर भी दिखा, जहाँ अमल मूवमेंट जो पीसफुल पर्पस के लिए शुरू हुआ था वो अपने हक की लड़ाई के लिए वायलेंट हो गया।
दोस्तों, ईरानी लीडर्स के सपोर्ट से साउथ लेबनान में शांति से चल रहा ये अमल मूवमेंट वायलेंट तो हुआ, लेकिन इस मूवमेंट के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह में बदलने की कहानी अभी भी बाकी थी। अमल मूवमेंट से जुड़े शिया मुस्लिम के लीडर्स द्वारा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह की शुरुआत को समझने के लिए हमें 1978 से 1982 के बीच साउथ लेबनान में हुए इसराइल के इन्वेजन और इसके इम्पैक्ट को जानना होगा। तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं दोस्तों कि आखिर इसराइल ने लेबनान पे इन्वेजन क्यों किया। और दोस्तों, इसराइल के इन इन्वेजन के पीछे कुछ बड़े कारण थे। पहला, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के मिलिटेंट साउथ लेबनान के हिस्से को इसराइल के नॉर्थ हिस्से पर अटैक करने के लिए एक बेस के तौर पर यूज करते थे, और ऐसे में इसराइल ने अपने नॉर्दर्न बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए लेबनान के सदर्न रीजन में घुसकर एक बफर जोन बनाने की प्लानिंग की ताकि पीएलओ मिलिटेंट्स की तरफ से होने वाले अटैक्स को रोका जा सके। और दूसरा, लेबनान का सिविल वॉर जो 1975 से 1990 तक चलता रहा। इस सिविल वॉर ने लेबनान में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच के वायलेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और ऐसे में इसराइल ने लेबनान में मौजूद क्रिश्चियन मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने और वहां क्रिश्चियन डोमिनेटेड गवर्नमेंट बनाने के लिए इन्वेजन का सहारा लिया। 1978-1982 इसराइल इन्वेजन। दोस्तों, 1978 और 1982 में लेबनान में हुई इजरायली इन्वेजन ने यहाँ बहुत नुकसान किया, और खास तौर पर साउथ बेरूत और साउथ लेबनान में जहाँ शिया पॉपुलेशन मेजॉरिटी में रहती थी। साउथ लेबनान में भारी नुकसान के पीछे एक बड़ी वजह थी अमल मूवमेंट से जुड़े शिया लीडर्स का इजरायल इन्वेजन का विरोध करना। दरअसल साउथ लेबनान में शिया लीडर्स अपने अमल मूवमेंट को काफी मजबूती से लीड कर रहे थे, लेकिन जब साउथ लेबनान के इलाकों में इसराइल का इन्वेजन हुआ तो यहाँ मौजूद क्रिश्चियन मिलिटेंट्स इसराइल के सपोर्ट से काफी पावरफुल होने लगे, जिसके चलते शिया लीडर्स को अमल मूवमेंट पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट का डर सताने लगा, और फिर उन्होंने इसराइल इन्वेजन का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर दोस्तों, इस विरोध के बदले में लिए गए इसराइल के एक्शंस ने साउथ लेबनान में शिया कम्युनिटी के कई 100 विलेजेस को खत्म कर दिया, और इन दोनों इन्वेजन में लगभग 20 लाख शिया सिविलियंस या तो मारे गए या घायल हुए, और लगभग 9 लाख शिया सिविलियंस को बेरूत और साउथ लेबनान से अपने घरों को छोड़कर इधर उधर भटकना पड़ा। दोस्तों, शिया मुस्लिम्स पहले ही कई सालों से लेबनान में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और साथ ही शिया मेजॉरिटी वाले बेरूत और साउथ लेबनान में गरीबी की मार झेल रहे थे। शिया कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले ज्यादातर लोगों को लिमिटेड जॉब दी जाती थी दोस्तों, और साथ ही इनके लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं थी। और तो और पूरे सिस्टम में शिया कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के नाम पर बस किसी एक शिया लीडर को पार्लियामेंट का स्पीकर बना दिया जाता था। लेबनान में पार्लियामेंट स्पीकर की सीट शिया लीडर के लिए रिजर्व होती थी, और दोस्तों यही एक सिंगल हाई पोस्ट हुआ करती थी जिस पर कोई शिया मुस्लिम बैठ सकता था। और दोस्तों, साउथ लेबनान में रह रहे शिया मुस्लिम्स के लिए एक तरफ ये चैलेंजेस थे और दूसरी तरफ से इसराइल के इन्वेजन्स। और दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में इसराइल के इन्वेजन से हुए नुकसानों ने साउथ लेबनान में रह रहे शिया मुस्लिम्स में गुस्सा भरने का काम किया, जो इवेंचुअली हिजबुल्लाह की शुरुआत का कारण बना। इसकी शुरुआत हुई दोस्तों साउथ लेबनान से, जहां लोकल शिया कम्युनिटी और अमल मूवमेंट से जुड़े लीडर्स ने लोगों में पनप रहे इस गुस्से को एज अ वेपन यूज किया, और इसराइल को साउथ लेबनान से बाहर भगाने के लिए अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट की शुरुआत की। और दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले लीडर खुद रूहोल्लाह खुमैनी बने, जो ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के सुप्रीम लीडर भी थे। और इसीलिए रूहोल्लाह खुमैनी की लीडरशिप के चलते साउथ लेबनान में बन रही हिजबुल्लाह की नई ऑर्गेनाइजेशन को ईरान की पूरी मदद मिली, और नए रिक्रूट्स को ट्रेन करने के लिए 1500 ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को साउथ लेबनान भेजा गया। हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोगों की सारी ज़रूरतों को ईरान पूरी कर रहा था। और दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिजबुल्लाह अपनी शुरुआत में कभी भी ईरान का पपेट नहीं रहा, और ना ही ईरान ने हिजबुल्लाह की हेल्प करने के बदले उनसे कुछ डिमांड किया। ईरान का हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न इन दोनों में आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी का होना था, और ये दोनों शुरुआत से ही एंटी इसराइल और एंटी वेस्ट आइडियोलॉजीज के साथ रहे। लेकिन दोस्तों, टाइम के साथ जैसे जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में मजबूत हुआ तो ईरान को हिजबुल्लाह से काफ़ी बेनिफिट मिलने शुरू हो गए थे। जैसे हिजबुल्लाह की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से ईरान ने सऊदी अरेबिया के सुन्नी डोमिनेंस को चैलेंज करना शुरू किया, और हिजबुल्लाह के सपोर्ट से ही ईरान ने मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस लिया, और मिडिल ईस्ट में इसराइल की मजबूत प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए ईरान ने हिजबुल्लाह को एज अ प्रॉक्सी फोर्स यूज करना शुरू कर दिया था। लेबनान में हिजबुल्लाह के प्रेजेंस से मिल रहे इन सब बेनिफिट्स के बदले ईरान हिजबुल्लाह को लगातार मदद भेजता रहा, और अगर फंडिंग साइज की बात करें तो साल 1982 से 1989 के बीच ईरान ने हिजबुल्लाह को डोनेशन के फॉर्म में $400 मिलियन की एड दी थी। ईरान से मिल रही इस मदद से हिजबुल्लाह अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग जैसी एक्टिविटीज को साउथ लेबनान की
बेका वैली में अंजाम देता रहा और बेका वैली में ही हिजबुल्लाह का शुरुआती बेस भी बना। और दोस्तों, बेस कैम्प में मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग शुरू होने के बाद भी इस ऑर्गेनाइजेशन को हिजबुल्लाह नाम नहीं मिला था और हिजबुल्लाह नाम मिलने में अभी कुछ टाइम और था। लेकिन 1982 में बनी इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत के बाद ही लेबनान में एंटी इसराइल और एंटी वेस्ट इंसिडेंट्स की झड़ी सी लग गई थी। साल 1982 से 1986 के बीच साउथ लेबनान के मिलिटेंट्स द्वारा 36 अटैक्स को अंजाम दिया गया, जिसमें लगभग 660 लोगों की मौत हुई और इन सारे अटैक्स में लेबनान के आसपास मौजूद अमेरिकन, फ्रेंच और इसराइल की फोर्सेस को निशाना बनाया गया। इन फिदाइन हमलों के अलावा अमेरिकन लोगों को हॉस्टेज बनाना और लेबनान की कैपिटल बेरूत में अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक करना और साल 1983 में फ्रेंच ट्रूप्स पर अटैक करने जैसे बड़े बड़े इंसिडेंट्स को इस ऑर्गेनाइजेशन ने अंजाम दिया। लेकिन इन इंसिडेंट्स में हिजबुल्लाह अपने लोगों के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि इसने इस्लामिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन यानी आईजीओ के नाम से एक और मिलिटेंट ग्रुप बनाया और इसकी मदद से इन सारे इंसिडेंट्स को एक के बाद एक करके अंजाम देता रहा। और दोस्तों, इस बात को साल 2003 में अमेरिकन कोर्ट में भी साबित किया गया था कि आईजीओ हिजबुल्लाह का ही हिस्सा था, जिसका यूज लेबनान समेत यूरोप में अलग अलग अटैक्स को अंजाम देने के लिए किया गया था। और लोगों का ये भी मानना था कि अपने शुरुआती सालों में हिजबुल्लाह इसराइल के अगेंस्ट इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप की आइडेंटिटी के साथ लड़ा करता था। लेकिन नाम बदलने का ये खेल दोस्तों काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला था, क्योंकि साल 1985 या 1985 तक हिजबुल्लाह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी बड़ा बना चुका था और इसके अलावा इस टाइम तक हिजबुल्लाह का सामना इसराइल के साथ साथ लेबनान में चल रही सिविल वॉर के बाकी एलिमेंट्स के साथ भी हो रहा था। दरअसल इस समय अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप लेबनान में अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहते थे और इनमें से हिजबुल्लाह भी एक था। और दोस्तों, ये साल 1985 यानी 1985 ही था जब इस ग्रुप ने हिजबुल्लाह को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल नाम के तौर पर यूज करना शुरू किया और अब्बास अल मुसावी इसके लीडर बन गए। मुसावी साल 1992 तक हिजबुल्लाह के लीडर रहे और इन 7 सालों में हिजबुल्लाह ने लेबनान में एक्टिव लेबनीज क्रिश्चियन मिलिशियाज और पैलेस्टीनियन फैक्शंस के साथ साथ इजरायली फोर्सेस को भी भारी नुकसान पहुंचाया और खुद को लेबनान की सबसे बड़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर एस्टैब्लिश कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि पैलेस्टीनियन फैक्शन जो खुद हिजबुल्लाह के दुश्मन इसराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, आखिर उनके साथ हिजबुल्लाह ने लड़ाई क्यों की? दरअसल दोस्तों, सिविल वॉर की सिचुएशन में लेबनान में अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स बन गए थे, जिनमें से लेबनीज फोर्सेस और साउथ लेबनान फोर्स के 2 ग्रुप्स ऐसे थे जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाले थे और इसराइल की हेल्प से हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन फैक्शन जो इसराइल का दुश्मन था, वो साउथ लेबनान में अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं था और ऐसे में हिजबुल्लाह को साउथ लेबनान में अपनी डोमिनेंस को मजबूत करने के लिए क्रिश्चियन मिलिटेंट्स के साथ साथ पैलेस्टीनियन फैक्शन से भी लड़ना पड़ा था और उन्हें साउथ लेबनान से हटाना भी पड़ा। लेबनान में अपनी डोमिनेंस के लिए हो रही इन मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच आपस में बढ़ती इस लड़ाई से पैदा हुए सिविल वॉर ने लेबनान में लगभग 1.5 लाख सिविलियंस की जान ले ली थी, लेकिन फिर भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और ऐसे में इस सिविल वॉर की सोल्यूशन के तौर पर साल 1989 में टैफ एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंडर अरब लीग नाम से एक कमेटी बनाई गई जिसको इन ग्रुप्स के बीच चल रही लड़ाई को रोकने का काम सौंपा गया। मार्च 1991 में इसराइल की पार्लियामेंट ने एमनेस्टी लॉ पास किया, जिसके तहत इन मिलिटेंट ग्रुप से जुड़े लोगों द्वारा हुए सारे पॉलिटिकल क्राइम्स को माफ कर दिया गया और इसके बदले में इन लोगों से मिलिटेंट एक्टिविटीज को रोकने को कहा गया। और ऐसा हुआ भी दोस्तों, क्योंकि मई 1991 तक लेबनान में एक्टिव मैक्सिमम मिलिटेंट ग्रुप्स ने अपनी एक्टिविटीज रोक दी, लेकिन ईरान का पूरा सपोर्ट लिए बैठे हिजबुल्लाह ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, इस टाइम पर लेबनान की नेशनल आर्मी हिजबुल्लाह से ज़्यादा पावरफुल थी और इसके बावजूद साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह की प्रेजेंस को देखते हुए हिजबुल्लाह के अगेंस्ट कुछ बड़ा एक्शन लेने में लेबनान की गवर्नमेंट को शिया सुन्नी और क्रिश्चियंस के बीच फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने का डर सताने लगा, जिसके चलते लेबनान की गवर्नमेंट हिजबुल्लाह को कमजोर करने में नाकामयाब रही और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह की डोमिनेंस लगातार बढ़ती गई। हिजबुल्लाह की इस बढ़ती डोमिनेंस को लेबनान की गवर्नमेंट ने भले ही शुरुआत में इग्नोर कर दिया था, लेकिन इसराइल इस बात से काफी परेशान था और अपनी अलग प्लानिंग पर लगा हुआ था। 16 फरवरी साल 1992 यानी 1992 को साउथ लेबनान में मौजूद इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF अपने अपाचे हेलीकॉप्टर से हिजबुल्लाह की टेरिटरी में घुसे और उन्होंने मिसाइल अटैक से 3 व्हीकल्स को उड़ा डाला और व्हीकल में हुए इस अटैक में हिजबुल्लाह के लीडर अब्बास अल मुसावी, उसकी वाइफ और उसका 5 साल का लड़का तीनों मारे गए। हिजबुल्लाह के अगेंस्ट इसराइल इसको बड़ी जीत मान रहा था, पर असल में अटैक लेबनान की जमीन से इसराइल के पीछे हटने की सबसे बड़ी वजह बना। लेकिन इससे पहले अपने चीफ की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने अर्जेंटीना में इजरायली एम्बेसी पर फिदायीन बॉम्बिंग करवा डाली और इस अटैक में 29 सिविलियंस की डेथ हुई और साथ ही 247 यानी 247 लोग इंजर्ड हुए। हिजबुल्लाह आफ्टर 1990s।
दोस्तों, एक तरफ हिजबुल्लाह का ये बदला था और दूसरी तरफ अल मुसावी की मौत से साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के लोगों को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था और इसमें शिया के साथ दूसरी कम्युनिटी से आने वाले लोग भी अब शामिल होने लगे थे। 1992 में हसन नसरल्लाह को हिजबुल्लाह का अगला लीडर चुना गया, जो 26 सितंबर 2024 तक हिजबुल्लाह के लीडर रहे। और अभी हाल ही में हुए इसराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल की फोर्सेस ने उन्हें भी मार दिया। 1992 में हिजबुल्लाह ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े चेंजेस करने शुरू किए और लगभग 12 सालों तक रेडिकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रही हिजबुल्लाह ने अर्ली 90s में लेबनान के पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू किया और इसके अलावा हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में अपनी पब्लिक सपोर्ट को मजबूत करने के लिए सोशल वेलफेयर के कई बड़े काम करने शुरू किए और साथ ही हॉस्पिटल और स्कूल्स बनाने शुरू किए और लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी शुरू की। हिजबुल्लाह के इन सारे एफर्ट्स का इम्पैक्ट उनकी पॉलिटिकल सक्सेस पर भी दिखा और 1992 में ही लेबनान जनरल इलेक्शन में हिजबुल्लाह 8 सीट्स जीतकर सबसे बड़ी इंडिविजुअल पार्टी बनी। साल 1997 में हिजबुल्लाह ने लेबनान के बाकी हिस्सों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए अपनी रेडिकल शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बदलना शुरू किया और लेबनान की क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ नए ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट को शुरू करने का काम किया। हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स इस बात को अच्छे से जानते थे कि ये सारे एफर्ट्स हिजबुल्लाह को एक मजबूत पॉलिटिकल ग्राउंड देने के लिए काफ़ी ज़रूरी थे और इसका इम्पैक्ट दिखा साल 2000 में हुए लेबनान जनरल इलेक्शन में, जो हिजबुल्लाह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुए। इन इलेक्शंस में हिजबुल्लाह ने 10 सीटें जीती और इसकी एलाई अमल पार्टी ने भी 10 सीटें जीती और इन इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हिजबुल्लाह और इसके एलाई लेबनान की पार्लियामेंट में काफ़ी पावरफुल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पा चुके थे। मिलिटेंट स्ट्रेंथ के साथ साथ पॉलिटिकल पावर, इन दोनों एलिमेंट्स ने हिजबुल्लाह को साउथ लेबनान में पिछले 2 दशक से घुस कर रह रही इजरायली फोर्सेस को वापस जाने के लिए मजबूर किया और साल 2000 में इजरायली फोर्सेस के साउथ लेबनान से वापस लौट जाने के लिए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेवोल्यूशन भी लाया गया कि इसराइल के लेबनान से वापस जाने के बाद हिजबुल्लाह अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को कम करेगा और मिलिटेंट एक्टिविटीज को रोक देगा। लेकिन हुआ दोस्तों इसका बिल्कुल उल्टा और इसराइल के साउथ लेबनान से जाने के बाद हिजबुल्लाह की मिलिट्री स्ट्रेंथ और भी तेजी से बढ़ने लगी और इसने इसराइल पर क्रॉस बॉर्डर अटैक करने शुरू कर दिए। साल 2004 तक हिजबुल्लाह की अपनी मिलिट्री विंग लेबनान की नेशनल आर्मी से ज्यादा बड़ी बन चुकी थी और दोस्तों हिजबुल्लाह के इतने पावरफुल बन जाने के पीछे 1991 में लेबनान गवर्नमेंट का हिजबुल्लाह को इग्नोर करना और साल 1992 में हिजबुल्लाह में हुए बड़े चेंजेस ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसके चलते एक तरफ हिजबुल्लाह का एक फैक्शन अपनी सोशल वेलफेयर सर्विसेज के बदले लेबनी सिविलियंस के बीच अपना पॉलिटिकल ग्राउंड बनाता था, वहीं दूसरा फैक्शन अपनी आर्म पावर को बढ़ाता था और इन सब में ईरान उनकी हेल्प करता था। और आज सिचुएशन ये है दोस्तों कि लेबनान की नेशनल आर्मी चाह कर भी हिजबुल्लाह पर एक्शन नहीं ले सकती और अगर वो ऐसा करती है तो लेबनान को ही इससे नुकसान होगा और वो भी बहुत बड़े लेवल पर। दोस्तों इसके बाद चलिए बात करते हैं 2006 वॉर। दोस्तों साल 2000 के बाद ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को लगातार मिल रहा मिलिट्री सपोर्ट, एडवांस वेपन्स और फाइनेंशियल सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके चलते हिजबुल्लाह को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उसने इसराइल पर ही कुछ टाइम बाद क्रॉस बॉर्डर रेड्स करनी शुरू कर दी। हिजबुल्लाह की तरफ से हो रही क्रॉस बॉर्डर रेड्स और अटैक्स इसराइल को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे और ऐसे में इन अटैक्स का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 12 जुलाई 2006 को साउथ लेबनान में एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। इसराइल ने इस अटैक में साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के बनाए गए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा टारगेट किया ताकि अटैक का इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और इससे उभरने में हिजबुल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज लगे। इसके साथ हिजबुल्लाह को बैकफुट पर ढकेलने के लिए इसराइली फोर्सेज ने साउथ लेबनान में मौजूद एयरपोर्ट, रोड्स और ब्रिजेस को भी निशाना बनाया ताकि लेबनान वॉर के लिए हिजबुल्लाह तक मिलिट्री सप्लाईज ना पहुंच सके। लेकिन हिजबुल्लाह इस लड़ाई के लिए पहले से तैयार बैठा था और इसराइल के इस अटैक के बदले में हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत से जवाब दिया और अपने एडवांस रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन की मदद से और बाकी आर्टिलरी की मदद से हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल के कई हिस्सों को निशाना बनाया। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये वॉर 34 दिनों तक चली, जिसमें दोनों साइड्स को बहुत नुकसान हुआ और ये पहली बार हुआ था जब इसराइल समेत दुनिया के बाकी देशों को पता चला कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी सोच से कई गुना ज्यादा मजबूत है और जिस तरह से इसराइल हिजबुल्लाह के डोमिनेंस को डायरेक्ट वॉर से खत्म करने की सोच रहा था वो अब पॉसिबल नहीं था। और दोस्तों 2006 के इस वॉर के बाद भी हिजबुल्लाह इसराइल के बीच कई कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, जैसे 2010 गैस फील्ड क्लेम्स, 2011 इस्तांबुल अटैक,
2012 साइप्रस का प्लान अटैक, 2012 बर्गस अटैक और 2015 शेबा फार्म इंसिडेंट। और इन सब इंसिडेंट्स में साल 2008-2009 में हुई गाजा वॉर मिडिल ईस्ट में चल रहे आज के कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक जिम्मेदार थी। और इस वॉर में हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी कैपेसिटी से हमास को सपोर्ट किया था और उन्हें मिलिट्री एड प्रोवाइड कराई और उनके लोगों को ट्रेनिंग भी दिलवाई थी। और आज उसी हमास की वजह से मिडिल ईस्ट कई महीनों से युद्ध की आग में जल रहा है। मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए हिजबुल्लाह कई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में भी शामिल रहा और 2001 में हिजबुल्लाह ने सीरियन रिजीम को सपोर्ट किया और 2014 से 2019 तक सीरिया और इराक में आईसिस के अगेंस्ट लड़ा। बैटल ऑफ कुसायत, बैटल ऑफ अलेप्पो और बैटल ऑफ रक्का, ये सारे युद्ध सीरिया की 3 बड़ी सिटीज में हिजबुल्लाह ने ही लड़े थे। दोस्तों, हिजबुल्लाह के आईसिस के अगेंस्ट जाने के पीछे भी बहुत सारे रीजन थे, जिसमें पहला ये था कि आईसिस सुन्नी डोमिनेंस को सपोर्ट करता था और दूसरा था कि सीरिया के बाद आईसिस इराक और इसके आसपास के एरिया में भी अपनी पहुंच को लगातार बढ़ा रहा था और मिडिल ईस्ट में आईसिस की बढ़ती प्रेजेंस से हिजबुल्लाह के लिए अपनी डोमिनेंस को बढ़ाए रखने में मुश्किलें पैदा हो रही थी। और इसके पीछे का तीसरा रीजन था आईसिस सीरिया में मौजूद शिया लोगों और शिया कम्युनिटी से जुड़ी धार्मिक जगहों को खत्म कर रहा था। इन सब रीजन्स के चलते हिजबुल्लाह सीरिया के सिविल वॉर में इन्वॉल्व हुआ, जहां सीरियन रिजीम फोर्सेस और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिलकर इसने आईसिस के नेटवर्क को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह साल 2015 से यमन में एक्टिव हूती विद्रोहियों को लगातार सपोर्ट कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आज की डेट में हिजबुल्लाह ने अपनी पहुंच मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े हिस्से में बना ली है, जो इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक ताकत देती है। प्रेजेंट सिचुएशन दोस्तों, साल 2018 में हुए लेबनान के जनरल इलेक्शन में हिजबुल्लाह को 12 सीट्स पर जीत मिली थी, जबकि इसकी अलायंस पार्टीज ने टोटल 128 में से 70 सीटें जीती थी। और इसी वजह से लेबनान की पार्लियामेंट और इसके पॉलिटिकल सिस्टम में आज हिजबुल्लाह फिर से काफ़ी मजबूत स्थिति लिए हुए हैं। और यही सेम पिक्चर इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए भी देखने को मिलती है। और ईरान से मिल रहे एडवांस वेपन्स के अलावा हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.5 लाख लड़ाकू भी मौजूद हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा आर्म्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में से एक बनाती है, जो लेबनान समेत अपने एलाइज के साथ मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में डोमिनेंस बनाए हुए है। इनकी मिलिटेंट एक्टिविटीज से चलते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की सभी वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा कनाडा ने हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है। लेकिन मिडिल ईस्ट में यूएसए के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए ईरान और सीरिया के अलावा चाइना और रशिया जैसी पावरफुल कंट्रीज के हिजबुल्लाह के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन होते दिखाई देते हैं। और इसी के चलते अमेरिका सपोर्टेड इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म करने के फिराक में कई सालों से लगा हुआ है, जिसमें से कुछ बड़े अटेम्प्ट्स हमें हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स पर हुए पेजर अटैक और हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह के असैसिनेशन के तौर पर देखने को मिले हैं। पिछले कुछ हफ्तों से इजराइल ने हिजबुल्लाह को बुरी तरह से टारगेट किया है और इन अटैक्स पर हिजबुल्लाह ने भी अब जवाबी हमला करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब इससे काफ़ी सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, जैसे कि क्या हिजबुल्लाह अब कमज़ोर हो चुका है और क्या ये अटैक्स हिजबुल्लाह के खात्मे की ओर इशारा कर रहे हैं, या फिर हिजबुल्लाह की ये चुप्पी और ये लो प्रोफाइल रिटेलिएशन मिडिल ईस्ट में फिर से किसी बड़ी वॉर की शुरुआत का इशारा कर रही हैं। क्या लगता है आपको? ज़रूर बताइए दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए वर्ल्ड अफेयर्स। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।